हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 विच इज लाइफ प्रोसेस। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले तो हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, देन हमने पढ़ा डाइजेशन, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है। देन हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में कि कैसे खाना में से एनर्जी निकलता है। देन हमने पढ़ा कि कैसे ब्लड बाहर से, सॉरी, कैसे ऑक्सीजन एनवायरमेंट से हमारे बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचता है। ठीक है, तो इतना तक हमने पढ़ लिया था। देन अब बारी है ट्रांसपोर्टेशन की कि कैसे जो ऑक्सीजन हम लेते हैं बाहर से, वो कैसे लंग से एक एक सेल तक पहुंचता है, कौन पहुंचाता है उससे। एंड जो खाना होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो कैसे सब ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे बॉडी में, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अगर उससे पहले आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से वहां पे पिछले कंटेंट को समझाया गया हुआ है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन बोथ प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। बट अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होते रहते हैं। ठीक है, तो चलो देखेंगे। एक्टिविटी 5.7 में क्या बोला गया हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आपको तो पता ही है हीमोग्लोबिन, मैंने क्या बोला था कि एक जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, एंड वो लंग्स से लेके एक एक सेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, विजिट अ हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन का रेंज कितना होता है। इज इट द सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट? नो, डिफरेंट होता है। ऑल्सो मैन एंड वुमेन में भी थोड़ा सा रेंज का डिफरेंस हम देखते हैं। तो जो एडल्ट में होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, वो लगभग 14 से 26 तक चला जाता है। ठीक है, एंड जो ग्राम पर डीएल, ठीक है, 14 से 26 ग्राम पर डीएल तक चला जाता है। एंड जो हम मैन में देखते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही होता है वुमेन में से, वुमेन से। तो वो कितना होता है मैन में, वेट में लिख देती हूँ। जो बच्चे में होते हैं, जो चिल्ड्रन में, जो बेबीज होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबीज, वहां पे 14 से 26 तक चला जाता है ग्राम पर डीएल। देन हम मेन में देखेंगे तो 14 से 18। ठीक है, आप कभी रिपोर्ट देखना अपने घर में, तो कभी कभी रिपोर्ट ऐसा ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया होगा कि पेरेंट्स का हो रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स का हो रहा है। तो आप कभी ऑब्जर्व करना वहां पे रेंज कितना लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा बोला जाएगा कि आपके बुक में 15 तक, आप आगे जाके पढ़ोगे कि 15 तक ही बोला जाएगा कि एक मेन में 12 to 15 है, फीमेल में 12 अराउंड आएगा। बट एक्चुअली अगर आप मेडिकल बुक देखोगे तो 14 to 18 एक मेन में, एंड वुमेन में। अब तक तो आपके बुक में कोई रेंज नहीं दिया हुआ है, बट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मेन या वुमेन किसमें ज्यादा, मतलब जो हीमोग्लोबिन का रेंज होता है वो किसमें ज्यादा होता है। तो मेन में ही आप लिख लेना। ठीक है, वुमेन में वो अराउंड 12 to 16 तक जाता है। ठीक है, तो ये होता है जो हीमोग्लोबिन का रेंज। Visit a veterinary clinic in your locality. Find out what is the normal range of hemoglobin content in animal like buffalo and cow. वो around वही 14 तक चला जाता है, 10 to 14। Okay, is this content different in calves, male and female animal? देखो, डिफरेंस देखा जाएगा उन लोगों में, क्योंकि वहां पे ब्रीड्स भी अलग हो जाते हैं। एज को देख के भी कुछ कुछ अलग आएगा, वहां पे डिफरेंस थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, बट इतना भी ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। वही रेंज का तो थोड़ा डिफरेंस आता है, बट अदरवाइज बहुत ही सिमिलर होता है। ठीक है, we have seen in previous section the blood transports food, oxygen and waste material in our body। तो क्या करता है हमारा ब्लड, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो फूड, देन ऑक्सीजन, देन वेस्ट मटेरियल को भी एक्सक्रिएट करने में हेल्प करता है। वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे कि कैसे ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, क्योंकि वो एक फ्लूइड होता है and पूरे बॉडी को कनेक्ट करता रहता है। वो तो अलग बात है,
बट एक कैटेगरी आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जहां पे हमारा कार्टिलेज मिलेगा, बोन मिलेगा एंड ब्लड मिलेगा। एंड ब्लड को कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये दो नाम हम ब्लड के लिए लिख सकते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रह जाएगा या फिर लिख दूं? ब्लड को हम और क्या बोलते हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देखो देन क्या बोला गया है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। देखो ब्लड, जो ब्लड होता है ना, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो किस किस को लेके बनता है? एक तो होता है प्लाज्मा, ठीक है, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है भाई? फॉर्म्ड एलिमेंट, ओके। पहले तो फॉर्म एलिमेंट में आ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट। ठीक है, तो क्या क्या ब्लड किस किस को लेके बन रहा है? एक तो आ गया प्लाज्मा, देन फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में कौन कौन आएगा? एक तो आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट। ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा का अमाउंट थोड़ा ज्यादा ही होता है, अराउंड 55%। ये फॉर्म्ड एलिमेंट का अमाउंट 45% के अराउंड होता है, ठीक है। तो इतना ही। आप प्लाज्मा थोड़ा स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन भी आपको मिलेगा, अल्बुमिन, फिब्रिनोजिन, ठीक है। तो बहुत सारी चीज होते हैं, आप आगे जाके पढ़ना। बट इतना बेसिक होता है कि ब्लड किस किस को लेके बनता है? प्लाज्मा, देन फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट रहते हैं। मतलब इन तीनों को लेके फॉर्म्ड एलिमेंट हम कहते हैं, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड, तो क्या फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा। इन विच द सेल आर सस्पेंडेड, कौन सेल? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एक तो फूड करता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल, ठीक है। ऑक्सीजन की कौन, मतलब देखो, ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल। रेड ब्लड कॉर्पसल में हीमोग्लोबिन होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वही ऑक्सीजन को लेके जाता है एक एक सेल तक। ये याद रखना, ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पसल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करवाता है। रेड ब्लड कॉर्पसल में भी हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है, ये याद रखना। Many other substances like salt are also transported by the blood. Obviously, we thus need a pumping organ to push blood around the body. A network of tubes to reach all the tissue and a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. देखो, घर में ना पानी, पाइप हमारे सबके घर में होते हैं, टैप वगैरह वगैरह सब होते हैं, पानी का सिस्टम जो होता है ना, सब होता है। बट अगर हम एक पंपिंग सिस्टम, मतलब जो मोटर होता है, ठीक है, अगर वो ही नहीं होगा तो पानी कैसे जाएगा? एक एक टैप तक जो भी पानी का सिस्टम, वो जो पाइप में वो कैसे पानी जाएगा? नहीं जा सकता। वैसे ही हमारे बॉडी में एक पंपिंग ऑर्गन होता है, जो जो पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, पूरे बॉडी में सप्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो वैसे ही एक पंपिंग ऑर्गन हमारे भी जो शरीर में, बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि ये पंपिंग का काम करता है। ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड ए सिस्टम, जो खाना हमारे पूरे एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक पहुंचना चाहिए, ताकि कहाँ पे कुछ डैमेज हो गया तो उसे भी रिपेयर करना तो बनता है ना। ऐसा अगर रिपेयर सिस्टम ही, रिपेयर का काम है जो, वही बंद हो गया तो कैसे हमारे बॉडी क्या सरवाइव कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक एक सेल तक खाना पहुंचना जरूरी होता है। इसीलिए एक पंपिंग सिस्टम होता है, जो कि ब्लड, जो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है, उसको पंप करने में हेल्प करता है, एक पंपिंग सिस्टम, पंपिंग ऑर्गन। तो पंपिंग ऑर्गन कौन सा है? हमारा हार्ट, जिसको हम पंप बोलते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलो, ये पूरा आपके बुक में से पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रफली बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। देखो ये डायग्राम देखो,
हार्ट मेनली काम क्या करता है? हार्ट तो पहले क्या एक काम करता है कि जो ब्लड पूरे बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड जो हम बोलते हैं उसको कलेक्ट करता है। देन वो उसको लंग्स को भेजता है ताकि वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि लंग्स के पास ही तो ऑक्सीजन आता है ना, बाहर से एनवायरमेंट से लंग्स ही तो एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन को। देन वहां से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से खुद के पास लेके आता है एंड वो पंप का काम करता है ताकि वो अगर एक बार पुश करे तो पूरे बॉडी में फैल जाना चाहिए ब्लड। ठीक है, ये होता है हार्ट का काम। हार्ट में देखो दो साइड होता है, तो पहला काम ये याद रखें कि एक तो साइड दो होता है, ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट। ठीक है, आप आगे से देख रहे हो ना, अगर आप ऐसे पीछे जाके खड़े हो जाओगे, एक व्यक्ति, एक लोग, एक ह्यूमन बीइंग जो भी, अगर वो ऐसा खड़ा है हमारे आंख, सॉरी, ऐसा वाहियात ड्राइंग के लिए, अगर एक पर्सन कोई भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो उसका राइट साइड तो ये हो गया, लेफ्ट साइड ये हो गया, यहाँ पे हार्ट है, तो इस साइड को आप राइट बोलोगे ना एंड इस साइड को लेफ्ट। तो वैसे ही इस साइड राइट है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे दो एट्रियम, चार चैम्बर होते हैं मेनली, एक, दो, तीन एंड चार। ठीक है, जो ऊपर जो दो चैम्बर होते हैं उन्हें हम एट्रियम बोलते हैं एंड जो नीचे वाला दो चैम्बर उन्हें हम वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ये दो एट्रियम एंड ये दो वेंट्रिकल, बट ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट एट्रियम एंड ये होता है राइट वेंट्रिकल एंड ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इन सबके बीच में डिवाइडेशन ऑलरेडी हो चुका है, या इसके बीच सब अलग अलग चैम्बर होते हैं ना। ठीक है, देखो ये वाला होता है वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सुपेरियर वेना कावा, जो भी हमारे हार्ट से ऊपर जितने भी ऑर्गन है, जितने भी पोर्शन है, वहां में से हाँ उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा उसे हम बोलेंगे सुपेरियर वेना कावा। ठीक है, एंड नीचे के पोर्शन से, नीचे के बॉडी में से जो ब्लड लेके आएगा उसे हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये वाला। ओके, समझ में आ गया। देन देखो, एक बार ब्लड आ गया यहाँ में से, ऊपर से नीचे के बॉडी के पार्ट से यहाँ पे ब्लड आ गया, इस चैम्बर में ब्लड आ गया, देन ब्लड जाएगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। देन वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल से ये वाला देखो, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ में से थोड़ा, यहाँ थोड़ा अलग होगा, ये होता है पल्मोनरी आर्टरी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ लो, आपको बहुत ही काम आएगा, अभी नहीं, सिर्फ अभी नहीं, आप 12th में भी जाके अगर ये कॉन्सेप्ट आप अभी अच्छे से समझे हुए हो तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, देन आपको क्या, ये कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। ठीक है, देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन ये होता है आउटर, इसके इसके थ्रू हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। देखो मैं आपको एक रफ डायग्राम बनाऊंगी एंड आपको दिखाऊंगी कि कैसे बॉडी, मतलब यहाँ पे ब्लड का जो आना जाना होता है। ठीक है, ये अच्छे से समझना। ये थोड़ा इरेज कर देंगे। ठीक है, देखो ये हो गया हार्ट, थोड़ा रफ डायग्राम से समझ लो, ये होता है एट्रियम, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, मैं नहीं लिख रही हूँ, ये वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल। एंड थोड़ा ट्रिक याद रखना, जैसे मेरी मम्मा ने मुझे बोला था जब मैं 10th में थी, तो उन्होंने थोड़ा संस्कृत वर्ड को लेके मुझे समझाया था, दूषित एंड विशुद्ध। ठीक है, दूषित एंड विशुद्ध, जो हम बोलते हैं, दूषित मतलब इम्प्योर एंड विशुद्ध मतलब प्योर। वाम एंड दक्षिण, वाम मतलब लेफ्ट, दक्षिण मतलब राइट। ओके, ये याद रखना, विशुद्ध, विशुद्ध फॉर वाम, क्योंकि वह आ रहा है ना, यहाँ पे भी वह है, यहाँ पे भी वह है, तो विशुद्ध वाम आप याद रखना, विशुद्ध से वाम। देन दूषित से दक्षिण,
ठीक है, ये याद रखना। ये होता है ट्रिक। दूषित से दक्षिण, विशुद्ध से वाम। दूषित से दक्षिण एंड विशुद्ध से वाम। ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है? एक तो आपके दो एट्रियम होता है, दो वेंट्रिकल होता है। जो एट्रियम होता है, यहाँ पे से आपको क्या मिलेगा? एक तो सुपेरियर वेना का भाग, यहाँ पे सुपेरियर वेना का भाग, देन इंफीरियर वेना का भाग। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने क्या बोला? याद रखना, दूषित दक्षिण। तो ये हम किसके बात कर रहे हैं? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? राइट साइड की ना। राइट मतलब दक्षिण। तो यहाँ पे किस किस कौन से ब्लड होगा? यहाँ पे दूषित ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये याद रह जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दक्षिण भाग में होता है, क्योंकि दूषित दक्षिण। ये याद रखना, दूषित मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड कौन से भाग में होता है? हमेशा दक्षिण। तो ये वाला राइट एट्रियम होता है, तो यहाँ पे हमेशा हम पाएंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया। ठीक है, सुपेरियर वेना का इंफीरियर वेना का के थ्रू। देन वो कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा, सेम साइड की। ठीक है, वेंट्रिकल यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे चला जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड। इतना तक हो गया। देन वेंट्रिकल से निकल के वो कहाँ पे जाएगा? वेंट्रिकल से वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा? हमारा लंग्स में जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जाएगा? हमारा लंग्स में जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना। इसीलिए मैं डायग्राम चेंज किया, क्योंकि बुक के डायग्राम से आप बहुत जल्दी समझ नहीं पाओगे। वो कहाँ पे चला गया? लंग्स में चला गया। ठीक है, हो गया आपका। देन लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लंग्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था। एंड हाँ, ये तो मैंने बोला कि जो ये सुपेरियर वेना का इंफीरियर वेना का, ये वाला क्या है? ये वाला होता है, ये जो गया ये वाला होता है हमारा पल्मोनरी आर्टेरी। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया हुआ है आर्टेरी, पल्मोनरी आर्टेरी। आपको ये कंफ्यूजन होगा क्यों यहाँ पे, क्यों कि आर्टरी बोला जा रहा है। बट देखो, ये एक मतलब ऑपोजिट वाला यूज किया गया हुआ है यहाँ पे। पल्मोनरी मतलब मैंने आपको बोला था, जो लंग्स जो रीजन में रहता है उसे हम पल्मोनरी रीजन बोलते हैं। एंड एक देखो, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब बहता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जब हार्ट में से लंग्स में जाएगा ब्लड, या फिर लंग्स में से हार्ट में आ रहा है ब्लड, तो अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वहां पे हम बोलेंगे आर्टेरी। एंड अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे वेन, जो कि पूरे बॉडी में से अलग है। ठीक है, पूरे बॉडी में जो जो देखो, पूरे बॉडी में प्योर ब्लड आर्टरी में बहता है, इम्प्योर ब्लड वेन में बहता है। कंफ्यूज मत होना, ये याद लिख दे देती हूँ मैं। पूरे बॉडी में, होल बॉडी में क्या होता है? प्योर ब्लड आर्टरी में बहता है, आर्टरी। एंड इम्प्योर ब्लड वेन में बहता है। बट जब हार्ट से लंग्स में जाता है ना, तब, या फिर लंग्स से हार्ट, जो भी आप ये देख सकते हो, तो क्या होता है? प्योर ब्लड, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन, एंड जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहाँ पे, कहाँ किस कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये याद रखना, क्योंकि ये पूरे बॉडी के सिस्टम से अलग होते हैं। ओके, ये तो याद रखना। ये ट्रिक मैंने आपको बताया, ये भी याद रखना। और एक ट्रिक यहाँ पे ऐड करवाऊंगी, एंड ये याद रखना, ये थोड़ा अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये इसको आर्टरी बोला गया है, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। पल्मोनरी लग गया मतलब वो थोड़ा ऑपोजिट साउंड करवाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेन मतलब प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी मतलब इम्प्योर ब्लड।
अगर नॉर्मली हम आर्टरी वेन देखेंगे तो आर्टरी मतलब प्योर ब्लड, वेन मतलब इम्प्योर ब्लड। ओके, डन। देन क्या हो गया, यहाँ पे प्योरीफाई तो हो गया होगा। देन प्योरीफाई होके यहाँ पे आएगा, ये कौन सा वेन या पल्मोनरी वेन कहा जाएगा इसमें से, क्योंकि प्योर ब्लड आएगा यहाँ से लंग से प्योर ब्लड आएगा एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। विशुद्ध रक्त वाम साइड में आएगा हमेशा, ठीक है, वाम भाग में विशुद्ध रक्त आएगा, तो एट्रियम फुल हो जाएगा विशुद्ध रक्त से, वाम भाग तो विशुद्ध रक्त आएगा। देन यहाँ पे वो वेंट्रिकल में आ जाएगा। देन वेंट्रिकल में से आउट की हेल्प से, देखो यहाँ पे आउट आ गया, ठीक है, सबसे बड़ा आर्टरी को हम आउटा बोलते हैं। एंड आउटा की हेल्प से वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये कंफ्यूज मत होना, ये वाला डायग्राम आपको थोड़ा कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजन करवाएगा, क्रिएट करवाएगा, बट मैं सिंप्लीफाई करके बोल दिया हूँ, तो ये याद रखना कि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो चलो, एंड यहाँ पे सेप्टम भी होता है, ये वाला ना, जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच कुछ डोर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी डोर होंगे, यहाँ पे भी डोर होंगे। तो जो विशुद्ध वाम साइड, वाम भाग ये वाला है, ये वाला वाम, ये वाला दक्षिण। तो देखो दक्षिण कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, वाम कितने शब्द है, 2 शब्द है, तो यहाँ पे 3 डोर होगा, यहाँ पे 2 डोर होगा। सेप्टम होते हैं ना जो डोर होते हैं ब्लड को पास करने में, हमारे घर में भी डोर होते हैं एक रूम से दूसरे रूम के जाने के लिए, तो हाथ में भी एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर को जाने के लिए उनके पास भी डोर्स हैं, उनका हम सेप्टम बोलते हैं, वाल्व बोलते हैं, ठीक है, वाल्व बोलते हैं मेनली। तो कितने डोर वाले वाल्व है यहाँ पे, 3, क्योंकि दक्षिण है ना, 3 लेटर है दक्षिण, तो 3। ऐसा नहीं है कि, मतलब ये एक ट्रिक है, थोड़ा याद रखना। एंड ये वाला वाम वाम भाग है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो 2 शब्द होते हैं वाम, तो 2 ही डोर मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं आपके बुक में क्या बोला गया हुआ है। आर पंप द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच एज बिग एज आर फिस्ट। फिस्ट हम हाथ को अगर बंद कर लेते हैं पाम को, तो जो बनता है उसको हम फिस्ट बोलते हैं। क्यों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने, मतलब सोच रही थी मैं दिमाग में, कि जो, मतलब कोई कोई बीटीएस आर्मी ये वाला जो फैन होंगे ना कोरियन ड्रामा, तो वहां पे वो एक बनाते हैं ना ऐसे हाथ में थंब, ऐसे बनाते हैं हाथ को, बनाना नहीं बनाते। तो ये क्या होता है ऐसा, तो मतलब आप, मैं भी सोच रही थी कि जो वो थंब है एंड वो और एक फिंगर को लेके ऐसे हार्ट बनता है, नहीं ऐसे हार्ट नहीं बनता है। जो हमारा हाथ, मतलब जो पाम को हम जब बंद करते हैं ऐसे, तो क्या होता है, यहाँ पे से ऐसे कुछ बनाते हैं ना वो लोग, मैं अच्छे तरह से नहीं बना पा रही हूँ, बट ये हार्ट की तरह ही शो करवाएगा। यहाँ पे देखो, देखो ऐसे ही कुछ शो करवाएगा, थंब हो गया, ऐसे ऐसे कुछ, थोड़ा इमेजिन करना, वो ऐसे हार्ट शो करवाते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया ना, कि हमारा जो फिस्ट है उसको ही हम हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर हार्ट हम बाहर देखना चाहेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, इतना ही साइज होगा उसका, ठीक है। तो एज बिग एज आवर फिस्ट, तो किसके साथ कंपेयर करते हैं, तो फिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा चैम्बर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं ना, लेफ्ट राइट अलग अलग होते हैं। राइट में दूषित दूषित रक्त, एंड वाम, वाम जो होता है लेफ्ट साइड में विशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हिंदी हो गया। तो वो अलग अलग होते हैं एंड मिक्सअप नहीं होते, ओके। तो प्रिवेंट करवाता है वो जो चैम्बर्स होते हैं, डिफरेंट चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मिक्सिंग अप का। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back टू द हार्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि जो दूषित रक्त, जो इम्प्योर ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं पूरे बॉडी में से लंग्स को जाते हैं ताकि वो प्योर हो जाए, एंड वहां में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को
एंड वो पंप करता है पूरे बॉडी में। This oxygen-rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. तो देखते हैं कैसे step by step होता है। Oxygen-rich blood from the lungs come to the thin-walled upper chamber of the heart on the left atrium। जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे lungs है ना, यहाँ में से oxygenated blood आएगा एट्रियम में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये तो लेफ्ट एट्रियम है। देन कहाँ पे आएगा? वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, वही बोला गया हुआ है। थीन वॉल्ड, यहाँ पे थीन वॉल्ड बोला गया है, ये याद रखना। थीन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, इसको हम थीन वॉल्ड बोल रहे हैं। ओके, उसका वॉल थोड़ा थिन होगा। The left atrium relaxes when it is collecting the blood. It then contracts while the next chamber, the left ventricle, relaxes so that the blood is transported to it. देखो, देखो, अगर क्या बोल सकते हैं, अगर हम एक गुब्बारे को लेके उसके अंदर पानी भर रहे हैं तो उससे रिलैक्स कर, ऐसा नहीं है कि उसको हम दबा के रखेंगे और पानी मतलब डालते जाएंगे तो वो कभी भी फुल नहीं होगा। बट अगर हम उसको रिलैक्स वैसे ही स्टेज में छोड़ देंगे, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, तो क्या होगा? अच्छे से पानी मतलब फिल होता जाएगा। वैसे ही जब ब्लड आता है ना यहाँ पे एट्रियम में, एट्रियम में ब्लड जब आता है ना, वैसे वो रिलैक्स स्टेट में रहता है ताकि जितना हो सके उसके अंदर ब्लड आ जाएगा। देन जब ब्लड आ गया एक गुब्बारे के अंदर, हमने पानी डाल दिया, फिल किए, तो वो फूल हो गया। ठीक है, वो गुब्बारा और ज्यादा हम नहीं डाल सकते उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, उसको हम प्रेशर देंगे बाहर से, उसको ऐसे प्रेशर देंगे तो या वो क्या होगा, उसका डोर यहाँ पे है ना, वो क्या होगा, इसमें इस डोर से वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो पहले तो वो रिलैक्स स्टेट में था जब उसके अंदर फिल हो रहा था, ताकि वो अच्छे से फिल हो जाए। देन जब फिल हो गया तो उसका काम क्या है, ताकि वो वेंट्रिकल को भी पास करे, पूरे बॉडी में तो जाना चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, खुद को प्रेशराइज करेगा, कंट्रैक्ट करेगा खुद को, ताकि वो इस डोर से वेंट्रिकल में आ जाए। ये याद रखना रह जाएगा। पहले तो वो रिलैक्स स्टेट में था ताकि वो फिल हो जाए ब्लड अच्छे तरह से। देन वो क्या हुआ, देन वेंट्रिकल में आने के लिए भेजने के लिए उसे खुद को कंट्रैक्ट होना पड़ेगा, ताकि एक पुश आ जाएगा एंड वेंट्रिकल में वो सारा ब्लड आ जाएगा। ओके, तो वही बोला गया है, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। जब ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है तब वो रिलैक्स स्टेट में होता है, सो दैट ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, अच्छे तरह से ब्लड आ जाए, फिल हो जाए। when the muscular when the left ventricle relaxes, so the blood is transferred. When the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. तो जब वेंट्रिकल फिल हो जाएगा, देन वेंट्रिकल क्या करेगा, वो पुश कर देगा एंड पूरे बॉडी में एक प्रेशर के साथ पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, the deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium. It relax, same process होता है जैसे पूरे बॉडी में से ब्लड कलेक्ट होता है, ये भी रिलैक्स स्टेट में रहती है राइट एट्रियम पहले तो, क्योंकि ब्लड फील होना पड़ेगा। जब ब्लड फील हो जाएगा तो वो भी एक पुश, एक कंट्रैक्शन देती है ताकि वो वेंट्रिकल में चला जाए, एंड वेंट्रिकल एक कंट्रैक्शन देगा ताकि वो लंग्स में चला जाए। देखो, सबका चैम्बर होता है, सबका वाल होता है, देखो ये डिवाइड है ना, सबका वाल होता है, बट सबसे थिकेस्ट वाल इसका होगा। क्यों? क्योंकि उसको एक लास्ट पुश देना होता है जिससे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। तो पुश जो वो कंट्रैक्शन होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए इसका वाल भी बहुत ही थिक होता है, ताकि वो जो कंट्रैक्शन वो स्ट्रांगली हो सके, एक स्ट्रांग कंट्रैक्शन आ सके, ताकि ये अच्छे तरह से एक कंट्रैक्शन दे सके, ताकि पूरे बॉडी में ब्लड चला जाए। ठीक है, deoxygenated blood comes from the body of the upper chamber on the right and the right atrium as it relax, समझाया मैंने आपको। as the right atrium contracts, जब right atrium contract हो जाएगा, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilate। ठीक है, डायलेट क्यों डायलेट होगा, पहले तो ये रिलैक्स स्टेट में था। ठीक है, ये रिलैक्स स्टेट में था एंड क्या हुआ, ये वाला जब रिलैक्स स्टेट में था, ब्लड आके इसके अंदर फिल हो गया, वो तो पूरा फुल हो गया ना।
देन ये वाला रिलैक्स में आएगा एंड ये वाला कंट्रैक्ट होगा, ताकि इसमें से जितने भी ब्लड है यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? देखो, ब्लड फिल होने के लिए हमें रिलैक्स रहना पड़ेगा। जब ब्लड फिल हो जाएगा उसे बाहर करने उससे उसको रिलीज करने के लिए, बाहर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रैक्ट करना पड़ेगा। वही प्रोसेस है, सिंपल। यहाँ पे जब ब्लड फिल होना होगा, मतलब जब फिल होना स्टार्ट होता है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। जब फिल हो जाता है तो वो कंट्रैक्ट करके बाहर निकाल देता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। वेंट्रिकल तब तक वेट करता है जब तक ब्लड फिल नहीं होता है। जब ब्लड मतलब फुल हो जाएगा उसके अंदर, तो वो क्या करेगा? एक कंट्रैक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, जिससे वो कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। वही प्रोसेस दोहराया जाता है। ठीक है? दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, दिस इन टर्न्स pumps into the lungs for oxygenation. Since ventricles have to pump blood into various organ, they have thicker muscular wall than atria do. तो मैंने आपको बोला कि जो ये वाला लेफ्ट वाला वेंट्रिकल होता है वो बहुत ही थिक होता है एज कंपेयर टू एट्रियम। देखो, वेंट्रिकल थिक वॉल होते हैं, बट लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा ज्यादा होता है। एट्रियम वेंट्रिकल, देखो अगर हम वॉल का थिकनेस देखेंगे तो एट्रियम से वेंट्रिकल का ज्यादा होगा। अगर हम वेंट्रिकल का देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये याद रखना। Valves ensure the blood does not flow backward when the atria or ventricle contract। इसीलिए valve है, इसीलिए डोर है। ठीक है, ये जो डोर था ना, थ्री हाँ, थ्री डोर, टू डोर, ये जो मैंने बोला था ना, जो valves होते हैं, वो क्या होता है कि बैकवर्ड फ्लो को, अगर एक बार एट्रियम से वेंट्रिकल को ब्लड आ गया, वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करवा देंगे। पीछे और मतलब मुड़ के ब्लड नहीं जा पाएगा। अंडरस्टैंड? चलो, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। मैंने आपको पिछले भी डाइजेशन में भी बोला था कि जो हमारे ओइसोफेगस में भी कुछ वाल्व्स होते हैं जो छोटे बच्चे में एब्सेंट होते हैं, एंड कभी कभी उल्टियां कर देते हैं। मतलब उल्टियां तो नहीं करते, खाना खाने के बाद अगर थोड़ा उसको हिला दो या फिर कुछ मतलब थोड़ा शेक कर दो बच्चे को, तो क्या करते हैं? उल्टी कर देते हैं, खाना बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वाल्व्स होते हैं, क्योंकि वहां उन लोगों में वाल्व्स का एब्सेंट होता है। एंड हार्ट में भी वाल्व्स होते हैं, ताकि वेंट्रिकल से आर्टरिया में ना जा सके ब्लड, एंड एक सिंगल डायरेक्शन में हमेशा फ्लो हो सके। ये वाला होता है। ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। देखो कैसा, पहले तो मैंने जैसे आपको बोला कि पूरे बॉडी में से ब्लड आया, एट्रियम वेंट्रिकल को पहुंचा, वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया, फिर से ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड मतलब मिल गया ब्लड को, देन वो आ गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देन पूरे बॉडी में चला गया। पूरे बॉडी में से फिर से उसने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 को रिसीव किया, एंड फिर से वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। क्या बोला गया हुआ है यहाँ पे? द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो हमारा मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफरेंट है ना, तो इसीलिए इसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता है। Such separation or allows a high efficient supply of oxygen to the body। तो ये क्या होता है? हाई मतलब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है, तो प्योर ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिल रहा है, कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी हम निकाल रहे हैं ऑक्सीजन को यूज करके, तो वो बहुत अच्छे से एनर्जी निकल जाएगा, क्योंकि हमें प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है ना, क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। Such separation allows a high efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy need। जिनके अंदर हाई एनर्जी का नीड होता है, वहां पे यूजफुल हो जाता है। Such as birds, mammals which constantly use energy to maintain their body temperature। देखो, हम बर्ड्स एंड मामल्स जो होते हैं उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। जो बाहर टेम्परेचर होता है, सच अब देख लो कि ठंडी का सीजन चल रहा है, एंड कहाँ पे -10, कहाँ पे माइनस, हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है, बट आप देखना ज्यादातर स्टेट में
इंडिया में आप देखोगे जो टेम्परेचर है वो 10 के अराउंड चल रहा है अब। ठीक है, तो बाहर अगर 10 है टेम्परेचर एंड बॉडी के अंदर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होना पड़ता है, इसीलिए हमें एनर्जी भी चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारे बर्ड्स को भी मैमल्स को भी, तो ये याद रखना किन किन को टेम्परेचर का मेंटेन करना रखना पड़ता है, बर्ड्स एंड मैमल्स को। इसीलिए उन्हें हाई एनर्जी का जरूरत होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature and the environment. बैट्स बर्ड्स एंड एनिमल को छोड़ देंगे तो जो भी हम देखेंगे तो उनका टेम्परेचर बाहर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर -10 है तो उनका भी टेम्परेचर -10 होगा। जितना भी एनवायरमेंट का टेम्परेचर होगा उनका टेम्परेचर सेम ही होगा। ठीक है, such animals like amphibia or many reptiles have three chambered heart. तो हमारे बॉडी में कितने चैम्बर्ड हार्ट है? चार। जो एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल के पास हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, वो भी रेप्टाइल्स में जाता है पर जो क्रोकोडाइल के पास होता है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है टो आर्टरिया होता है। ठीक है, उनका जो चैम्बर होता है ना, सॉरी, उनका जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल होता है वो तो तीन चैम्बर का, दो आर्टरिया, दो एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यहाँ पे मिक्स हो जाता है जितने भी, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे तो गिर गया ना, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये मिक्स हो रहा है वेंट्रिकल में, पूरे बॉडी में जा रहा है, तो ऑक्सीजन का क्वांटिटी तो कम हो गया ब्लड में। तो किन किन मतलब एनिमल्स में होता है? एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ओके, फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली टू चैम्बर। उनके पास सिर्फ एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल होता है। चैम्बर टू द हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड passes डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब उनकी जो लंग, उनकी जो हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट मतलब बहता रहता है। Thus blood goes only once through the heart in the fish during one cycle। देखो, जब फिश में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? एक होता है एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आया, यहाँ से चला गया गिल्स के पास। ठीक है, गिल्स से जब ऑक्सीजनेटेड हुआ वो पूरे बॉडी के पास चला गया। तो जो ब्लड होता है सिर्फ एक ही बार यहाँ से पास करता है हार्ट में से, बट हमारा जो ह्यूमन बीइंग में एक बार तो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन वो चला गया हमारा लंग्स में, देन फिर से आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दो बार हमारे लंग्स, हमारा हार्ट में दो बार ब्लड घूमता रहता है। ठीक है, तो जो सिंगल सर्कुलेशन जो टर्म है वो फिश, इन लोगों के लिए अप्लाई किया जा सकता है, फिश। ठीक है, जो सिंगल सर्कुलेशन, तो इनके पास कितने चैम्बर होते हैं? फिश के पास दो चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। Thus, blood goes only once through the heart in the fish during the cycle of passes through the body. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in the other vertebrate. ओके, यहाँ पे भी यहाँ पे भी दो बार, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दे, तो अदर वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कलम होते हैं उन्हें हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। फिशेस के पास सिंगल सर्कुलेशन। ओके, ये याद रह जाएगा। देन आ गया ब्लड प्रेशर। आप सबको पता होगा घर में ब्लड प्रेशर देखते रहते हैं बड़े बुजुर्ग। ठीक है, हमारा भी थोड़ा थोड़ा ब्लड प्रेशर हम कभी कभी देखते हैं अगर तबीयत खराब हो गया तो। ठीक है, द ब्लड प्रेशर क्या होता है? एक तो होता है सिस्टोलिक एंड दूसरा होता है डायस्टोलिक। आप हमेशा देखोगे कि दो रीडिंग आ रहा है, कुछ डॉक्टर बोले हैं ना इतने बाई इतने, कुछ बोलते हैं ना 120/80, 130/50, ऐसा रीडिंग नहीं होता है, बट मैं थोड़े बोल देती हूँ कि ऐसा रीडिंग आता है कि दो कैसे, जैसे 130/85। ठीक है, ये एक रीडिंग है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है?
ठीक है, तो चलो देखेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं। ये होता है ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग, द फोर्स दैट ब्लड एग्जस्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। इसका डेफिनेशन याद रखना, किसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ये प्रेशर आर्टरी में क्यों ज्यादा होता है, वेन में क्यों कम होता है? क्योंकि जो आर्टरी होता है ना, ब्लड जब पंप होता है वेंट्रिकल्स के थ्रू, तो वह पहले आर्टरी के थ्रू जाता है पूरे बॉडी में। एंड जब मोटर मोटर में से जो इंजन का जो पंप का जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा आर्टरी में। ये समझ में आया? जब फोर्स, देखो पूरे बॉडी में से तो कोई फोर्स नहीं जा रहा है वेन में, क्योंकि बॉडी में से सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सेप्ट करके धीरे धीरे वो लेके जाता है। बट जब हार्ट पंप करवाता है, वो एक फोर्स आ रहा है एंड आर्टरी में ज्यादा लगता है वो फोर्स। प्रेशर इज मच ग्रेटर, तो आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब कंट्रैक्शन होगा तब का प्रेशर, जब रिलैक्सेशन होगा तब का प्रेशर, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। जो बीपी, ब्लड प्रेशर, उसका जो रीडिंग वहीं से लिया जाता है, जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एक बार ब्लड पंप होके ब्लड जा रहा है एक आर्टरी में, तब कितना प्रेशर आ रहा है हमारे आर्टरी के वॉल में। एंड जब ब्लड सिर्फ रिलैक्स स्टेट में है तब कितना प्रेशर वो लगा रहा है, तो उसको नापते रहते हैं एंड उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया? इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, इसको डायस्टोलिक प्रेशर। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। ओके, the normal systolic pressure is about to 120 and diastolic pressure is about to 80 mm per Hg. ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर, ये याद रखना। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, ज्यादा टेंशन हो गया, ज्यादा टेंशन होने से बीपी हाई हो जाता है ना, तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। इट्स कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। कंस्ट्रिक्शन मतलब अगर ऐसे जाम हो रहा है कभी 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 ऐसे, मतलब आर्टरी बहुत ही ज्यादा अ, मतलब नैरो हो जाएगा ना, ठीक है, तभी अगर आर्टेरियोल ये सब बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, जो उनका पैसेज क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ रह गया है, तो वो ब्लड ठीक से पास नहीं हो पाएगा एंड प्रेशर आर्टरी के वॉल में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो को थोड़ा रेजिस्ट करेंगे। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। ऐसा अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो शायद इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ब्लड पंपिंग सिस्टम, कैसे ऑक्सीजन जाता है, खाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, तो इसके बारे में था। तो जो ट्यूब्स हैं, जो ब्लड वेसल्स, जो आर्टेरियल वेन के बारे में हमने पढ़ा, उनका जो वॉल होता है वो कैसा होता है, चलो पढ़ेंगे। Arteries are the vessels which carry blood from the heart to various organ of the body. Of course, हमने देखा अभी। Since the blood emerged from the heart under high pressure, the artery have thick elastic wall. ओके, क्योंकि आर्टरी में ही सबसे ज्यादा फोर्स लगता है तो उनका वाल थोड़ा थिक होना चाहिए। तो किसका वाल थिक है? आर्टरी का वाल जो होता है वो थिक होता है एंड इलास्टिक होता है। ठीक है, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। ओके, तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ता है, आर्टरी को ऊपर पड़ता है क्योंकि वहां वहां से हार्ट पंप कर रहा है, डायरेक्ट ब्लड आर्टरी में जाता है, तो जो हार्ट का जो पंपिंग फोर्स होता है वो फोर्स आर्टरी में भी आ जाता है। ठीक है, इसीलिए वहां पे थिक वॉल चाहिए होता है। Instead, they have valves that ensure that the blood flow only one direction. मैंने जैसे आपको बोला valves होते हैं, ओइसोफेगस में valves थे, हार्ट में भी valves थे, ताकि सिंगल डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो हो सके, यहाँ से वहां तक, मतलब ऐसे बैक फ्लो ना हो सके। On reaching an organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with the all individual cell. Of course, हमें सिंगल सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो आर्टरी टूट जाता है, आर्टेरियोल, कैपिलरी, ऐसे ऐसे टूट टूट, मतलब छोटे छोटे ट्यूब बनते जाते हैं, छोटे छोटे वेसल्स बनते जाते हैं। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स व्हिच आर वन सेल थिक एंड कॉल्ड कैपिलरीज। उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, कैपिलरी होता है, एंड वन सेल थिक होता है। ठीक है,
Exchange of material between the blood and surrounding cells takes place across this thin wall. तो 1 सेल थिक अगर हो गया मतलब बहुत ही ज्यादा थिन हो गया, ठीक है। तो एक्सचेंज जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, फूड का एक्सचेंज हो गया, ये बहुत इजी हो जाएगा। ओके, द कैपिलरी देन join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. तो देखो एक तो आके यहाँ पे देखो अच्छे से समझ जाओगे, आर्टरी आया, डिवाइड हो गया छोटे 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 छोटे, देन पूरे ऑर्गन से उसने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, देन फिर से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके फिर से कनेक्ट हो जाएगा एंड वेना कावा बना देगा। ये समझ में आया? पहले आके डिवाइड करता है देन फिर से कनेक्ट होके एक बड़ा सा वेइन बना देता है। ठीक है, ये तो था आपका कैपिलरी के बारे में, ट्यूब्स के बारे में। जो वेइन एंड आर्टरी भी होते हैं ना, उनका भी वाल में 3 लेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे 3 लेयर होते हैं, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना बोल के। जो वेइन होता है ना वो थोड़ा पतला होता है, थोड़ा थिन होता है, तो उनका जो मीडिया मिडिल लेयर होता है वो थोड़ा थिन है। एंड जो आर्टरी के पास जो मिड मिड हाँ, एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना, जो मीडिया होता है मिडिल लेयर वो थोड़ा थिक होता है। ठीक है, इसीलिए आर्टरी थोड़ा थिकर होता है एज कम्पेयर टू वेइन। देन मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट, यहाँ पे क्या बोला गया है देखो, जो हमें इंज्यूरी होता है, हम गिर गए, चोट लग गया, ब्लड निकल रहा है, क्या 4 दिन 5 दिन तक ब्लड निकलता रहता है? नहीं, कुछ मिनटों के बाद वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी ही वैसे बनाया गया हुआ है ताकि ब्लड को इतना ब्लडलेस ना हो सके। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक? अगर कभी लीक हो गया तो क्या होगा? जैसे पानी पाइप से अगर पानी लीक हो रहा है तो वो तो वेस्टेज हो रहा है ना, वैसे ही अगर ब्लड निकलता जाएगा हमारे बॉडी से तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो एक सिस्टम है जो उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है, फिर जो ब्लड को लॉस लॉस होने से बचाता है। Think about the situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of blood from the system has to be minimalized. ठीक है, उससे क्या करना पड़ता है? मिनिमाइज करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा? हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे अगर सारे ही ब्लड लॉस हो गए। इन एडिशन, लीकेज वुड लीड टू अ लॉस प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम। अगर ब्लड ही कम हो गया तो पंपिंग सिस्टम का एफिशिएंसी भी चला जाएगा। To avoid this, the blood has platelets which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury. तो बहुत एक कैस्केड प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे हमारा जो अगर कोई भी जगह इंजरी हो रहा है तो कौन उसको रिपेयर करता है, कौन उसको प्लग मतलब प्लग कौन करता है? वो प्लेटलेट का काम होता है। ठीक है, प्लेटलेट का काम होता है प्लग करके इंजरी को मतलब ब्लड लॉस से बचाना हमारे बॉडी को। ओके, देन आ गया लिम्फ। लिम्फ वो काम करता है जो ब्लड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ब्लड एक एक सेल तक पहुंचा दिया, बट जो सेल के बीच भी जो गैप रहता है वहां पे भी हमारा खाना पहुंचाना जरूरी होता है। इसीलिए जो काम ब्लड ने नहीं कर पाया वो काम लिम्फ करता है, ये याद रखना। जो काम ब्लड ने नहीं कर पाया वो काम लिम्फ करता है। There is another type of fluid which also involved in transportation. This is called lymph or tissue fluid. Lymph को और भी क्या कहा जा सकता है? Lymph और tissue fluid. तो through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, protein, blood cell escaped into intercellular spaces in the tissue to form the tissue fluid or lymph. देखो, तो उसका कंटेंट क्या क्या है? प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल, लिम्फ का जो कंटेंट होता है। ठीक है, इंटरसेल्यूलर मतलब एक सेल एंड दूसरा सेल, इसके अंदर जो ये स्पेस रह गया ना, ये वाला स्पेस, ये वाला, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। ये मत भूलना, इंटरसेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच जो स्पेस को हम इंटरसेल्यूलर, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर का मतलब एक ही सेल के अंदर। ठीक है, इंट्रा मतलब एक ही सेल के अंदर जो स्पेस हो गया इंट्रासेल्यूलर स्पेस, इंटर मतलब दो सेल के बीच जो स्पेस को हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा, ओके, इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। प्लाज्मा से सिमिलर होता है बट कलरलेस होता है, ये याद रखना। कलर क्या पूछ देगा, उसका कलर क्या होता है? वो तो कलरलेस होता है एंड थोड़ा प्रोटीन कम
कंटेन करता है। लिम्फ ड्रेन्स, ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे कैपिलरी जा रहा है ना, वैसे ये लिम्फ थोड़ा चला गया, देन ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम को कनेक्ट होगा एंड वो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड में डाल देगा। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस, लिम्फ ऐसे निकलेगा, देन लिम्फेटिक ट्यूब में ज्वाइन होगा एंड लिम्फेटिक सिस्टम में से कनेक्ट होगा, which join to form large lymph vessels that finally open into larger veins. Lymph carries digested and absorbed fat from intestine, drains excess fluid from extracellular space back into blood. तो मेनली ये काम क्या करता है, सॉरी, तो मेनली ये काम क्या करता है कि जो खाना होता है ना, वहां से ये क्या करता है, हाँ, तो जो लिम्फ होता है वो उसका काम क्या होता है, लिम्फ क्या करता है, जो एक एक सेल, जो दो सेल के अंदर अंदर जो स्पेस होता है वहां पे वो खाना पहुंचाता है, वहां से वेस्ट मटेरियल को लेके एक लार्ज लिम्फ वेसल में कनेक्ट होके, जैसे यहाँ पे मैंने बोला ना, कैसे कैपिलरी एक तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है देन फिर से कनेक्ट होके लार्ज वेइन में कन्वर्ट हो गया, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ से जैसे ही बाहर निकला एक लिम्फ, वो लिम्फेटिक वेइन बना देगा, देन लार्ज लिम्फेटिक वेसल बना के वो फिर से ब्लड में वो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी उसे उसको मिला वो फिर से वेन को दे देगा। लिम्फ कैरीज क्या क्या कैरी करता है, वो एक तो करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू द ब्लड, ये याद रखना। ओके, तो ये था आपके ब्लड के बारे में। तो ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड को कौन पंप करवाने में हेल्प करता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट दिया है। आई थिंक आपको पसंद आ गया होगा। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। एंड थैंक यू कि आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा। थैंक यू फॉर